इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, केवल करंट अफेयर नया अपडेट आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जीव समूह आपके पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का है, यानी फ़िलहाल की बोल सकते हैं। यह दोनों बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, क्योंकि सूक्ष्म जीव पौधे और जानवरों के मृत जैविक कचरों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे करके विघटित यानी मिट्टी में मिला देते हैं जीवाणु और कवक मिलके। तो ये दोनों जीव समूह पर्यावरण के लिए स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। कारण भी आपको पता चल गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी। मेमोरी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्ट यानी घटक है मेमोरी। माउस नहीं कह सकते, मॉनिटर भी नहीं, कीबोर्ड भी नहीं। तो मेमोरी इसका सही उत्तर होगा। यह प्रश्न एनटीपीसी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए, मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए, इससे बार बार बनता है कि ब्रेन ऑफ सीपीयू किसे कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। देखिए, सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। और मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को उसमें स्टोर करना। अगला, हीमेटोलॉजी का अध्ययन को किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्त से संबंधित है हीमेटोलॉजी। यानी रक्त का जो अध्ययन होता है तो उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और यह प्रश्न है रेलवे जेई 2014 का। यह मत सोचिएगा कि जेई में आता है तो ग्रुप डी में नहीं आता है। सभी का क्वेश्चन लेवल सेम ही रहता है। और यह 2014 का है, तो चांस तो बनता है रिपीट होने का। देखिए, 3 और इसमें प्रश्न बने हैं। डेंट्रोलॉजी या वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है डेंट्रोलॉजी। फिर दूसरा है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों को उत्पादन करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। और फिर तीसरा है संवर्धन वायरोलॉजी, यह विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी मतलब समझ जाइए विषाणुओं का अध्ययन, यानी वायरस का अध्ययन करना ही संवर्धन वायरोलॉजी कहलाता है। यह 4 गो इसमें बन गया, हीमेटोलॉजी, डेंट्रोलॉजी, टिश्यू कल्चर, संवर्धन वायरोलॉजी, याद रखिएगा। अगला, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस विलयन का एक मिश्र धातु उदाहरण है। यह प्रश्न ईएलपी टेक्नीशियन 2018 का है। देखिए, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ जब समागी मिश्रण विलयन कहते हैं तो वह आपका मिश्र धातु होता है। जिस प्रकार के विलयन निम्नवत ठोस में ठोस का विलयन होता है उसे मिश्र धातु, जैसे पीतल बनता है। पीतल में देखिए प्रश्न बनता है, पीतल किस किस मेटल से मिलकर बना होता है? तो देखिए, यह आपका तांबा और जास्ता, ये दोनों एलिमेंट से मिलकर बना होता है पीतल। इससे प्रश्न बनता है, यह महत्वपूर्ण है। ये ठोस में द्रव्य का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। देखिए, एक और प्रश्न बना, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, गैस में ठोस का तो यह तो हो गया द्रव्य में विलयन। और फिर देखिए, ठोस विलयन
वायु में कपूर का विलयन, द्रव्य में द्रव्य का विलयन। यह देखिए यहाँ पे एक वायु में द्रव्य का विलयन, ये आपका वायु और द्रव्य का हो गया। फिर द्रव्य और द्रव्य में विलयन आपका उदाहरण होगा जल में एल्कोहल का विलयन, और गैस में द्रव्य का विलयन आपका हो जाएगा कुहरा और अमोनिया गैस का जल विलयन इत्यादि। तो ये आपके यहाँ से हो गया ठोस ठोस का विलयन एक उदाहरण। फिर आपका इसका जैसे एग्जाम्पल में पीतल भी दिया गया है। और फिर वायु में ठोस में वायु का विलयन, वायु में वायु का विलयन, द्रव्य में द्रव्य का विलयन, ये आपको याद होना चाहिए। एक मिश्र धातु आपका एक ठोस विलयन का उदाहरण होता है, यह महत्वपूर्ण है। अगला, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? जो लेंस का है उसका क्षमता है मेजर करने का, वो कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? उसका एसआई यूनिट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर में मेजर किया जाता है लेंस की क्षमता। और यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। और देखिए डायोप्टर को डी से भी डिनोट किया जाता है। अगला, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और यह रेलवे एनटीपीसी 2022 का प्रश्न है। देखिए, मकर संक्रांति का अर्थ सूर्य यानी सन के राशि, जिसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, में प्रवेश करने की घटना से जुड़ा है। जब सन कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करता है तो जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। देखिए, मकर संक्रांति का कारण आपको पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है। देखिए, सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि झारखंड में देखा जाए तो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, 15 जनवरी को नहीं, 14 जनवरी को। तो 15 जनवरी काट देते हैं, 14 जनवरी आपका सही उत्तर। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी खाया जाता है खासकर इस मौके पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। देखिए, मैं झारखंड से हूँ तो हमारे यहाँ 14 जनवरी को मकर संक्रांति हर साल मनता है और उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है। अगला, उत्पादन प्रक्रिया में स्वस्वामित्व वाले आगतों यानी इनपुट की लागत का क्या अभिप्राय है, यानी क्या मतलब निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित लागत यानी इम्प्लिकेट कॉस्ट। आपका स्वस्वामित्व वाले इनपुट की इम्प्लिकेट कॉस्ट मतलब निकलता है इसका। यह देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें तो बहुत ही गलत ही छोड़ के ही आएंगे या गलत करके आएंगे। यह ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है, तो इस लेवल के हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व यानी खुद से लगने वाले इनपुट की लागत को अंतर्निहित लागत कहते हैं। अंतर्निहित, इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं इंग्लिश में। फिर इनमें आरोपित लागतें भी कहते हैं, इनको आरोपित लागत यानी खुद से लगने वाले आरोपित। ऐसे लागत का एक उदाहरण है अपने स्वयं के फैक्ट्री के भवन का आरोपित किराया, यानी स्वयं जैसे फैक्ट्री है तो खुद का किराया खुद में ही मैनेज हो जाएगा, तो वह अंतर्निहित लागत हो गया। अगला, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है कौन? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का। देखिए, 3 और प्रश्न बन गया। कॉस्मोलॉजी तो आपको पता चला ब्रह्मांड के अध्ययन,
फिर है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का अध्ययन, मानव शास्त्र का अध्ययन आपका एंथ्रोपोलॉजी में आता है। फिर अगला है एटीमोलॉजी, एटीमोलॉजी आपका व्युत्पत्ति शास्त्र यानी स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड जो शब्दों के इतिहास के बारे में पढ़ाई अध्ययन को ही एटीमोलॉजी कहा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। अगला है एनाटॉमी, तो यह शारीरिक रचना, एनाटॉमी से आपको पता चल ही गया होगा, एनाटॉमी शारीरिक रचना विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जी ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। यह प्रश्न है ग्रुप डी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का। देखिए, भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया। देखिए 1934 ईयर भी याद रखना, 1934 में इसका प्रस्ताव रखा और 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था, यह पता होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बातों को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया, यानी उसमें व्यवहार में लाया गया 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा। अगला, 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। यह ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। देखिए 100 वर्षों, जिसको 7 वर्षीय बोलते हैं, तो 100 वर्षों में से अधिक समय तक चलने वाला युद्ध, जो ईयर देखिए 1337 से 1453 तक चला था, यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंततः फ्रांस की विजय हुई थी, यानी जीत हुआ था। तो 7 वर्षीय यानी 100 वर्ष तक युद्ध चलने वाला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद आपने कभी यह प्रश्न सुना भी ना हो। प्रश्न आएंगे तो आप टिक लगाना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरत। गुजरात के सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आपका इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया। वहाँ के जो महारानी थी, वहाँ से एक कंपनी निकल कर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में आकर व्यापार करने के लिए आई थी, बाद में हमें गुलाम बना दिया था। भारत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने का प्रथम प्रयास कैप्टन हॉकिंस के आगमन से हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मामलुक साम्राज्य का कौन सी शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान थी आपका 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान और यह पहली मुस्लिम महिला शासक थी। देखिए मामलुक साम्राज्य 1206 से 1290 तक चला और 1236 में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद कमज़ोर शासकों की श्रृंखला
सत्ता में बनी रही। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, जो 1240 तक बनी रही थी। एक चीज़ याद रखिएगा, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? 1236 में। इसे प्रश्न बन सकता है। और रजिया सुल्तान उसी वर्ष सुल्तान बनी दिल्ली की और 1240 तक बनी रही। फिर अगला लाइन, यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, अभी बताया था, जिसका जन्म 1205 में हुआ था। रजिया बहुत ही बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। उसके बारे में इतनी जानकारी हुई। अगला, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत के गुजरात में धौलावीरा स्थित है। देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुकों में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह महत्वपूर्ण है, जगपति जोशी द्वारा की गई थी। देखिए, एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे कच्छ जिला दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत भर में, पूरे भारत भर में सबसे बड़ा जिला है तो वह कच्छ जिला है गुजरात का। देखिए, अगला पॉइंट, यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। तो कब? तो 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ और यह 40वां विश्व धरोहर स्थल था। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है, याद रखिएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।